आपके साथ विवेक शुक्ला। 2022 नजदीक है, लेकिन उस 2022 के मिशन को फतेह करने के लिए 2021 में पूरी ताकत लगाई जा रही है। आज योगी सरकार में मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद के अलावा 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री बने। सवाल इस बात का है कि जो कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरण फिट बैठाने की कोशिश की गई है ताकि कहीं कहीं कोई नाराजगी हो, कोई लूपहोल हो, कोई लीकेज हो तो उससे दुरुस्त हो जाए। कहा यह भी जा रहा है कि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे और बहस नहीं करेंगे, ये हम आपको पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि बहस का मतलब होता है नोकझोंक होना। बहस का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। ये बड़ी बात होती है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये बड़ी बात है कि आज 2022 से पहले 21 में ये बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया है। और कहा यह जाता है कि राजनीति में जो निर्णय लिए जाते हैं, जितना कहा जाता है उससे ज्यादा छुपा होता है। आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो इसमें भी जो कहा जा रहा है कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसलिए ये सब कोशिश की गई है। हर वर्ग को पहचान मिलेगी, हर समाज तक सरकार के काम पहुंचेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो छिपी हुई हैं, जिन्हें हम पॉलिटिकल मैसेज कहते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं मिशन 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी हर वो दांवपेच आजमा रही है जो उसे सत्ता के पास ले जाने की कुंजी साबित हो सकती है और विपक्षी दलों की परेशानी बढ़ा सकती है। इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार भी माना जा रहा है। सीएम योगी के इस कैबिनेट विस्तार को कोई चुनाव से पहले सरकार की सर्जरी बता रहा है तो कोई इसे 2022 के चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहा है, तो कोई इसे योगी सरकार के मेकओवर के तौर पर भी देख रहा है। योगी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट बीते 6 महीनों से चल रही थी। इसे लेकर दिल्ली से लखनऊ तक तमाम बैठकों का दौर भी चला था। सीएम योगी और बीजेपी संगठन के तमाम नेताओं के अलावा सहयोगी दलों के लोग भी दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से मिलते रहे। हालांकि तमाम बार खबरों के बीच भी विस्तार टाला जाता रहा और आखिरकार सीएम योगी ने कैबिनेट विस्तार को हरी झंडी दे ही दी। सीएम योगी ने अपने कैबिनेट में नए मंत्रियों को जगह दी है। शपथ लेने के बाद नए मंत्रियों में जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री, जबकि संजीव कुमार दिवाकर, पलटूराम गंगवार, संगीता बिंद, दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। सीएम योगी का ये दूसरा कैबिनेट विस्तार है। इससे पहले भी कई मौकों पर योगी सरकार राजनीतिक समीकरणों को साधने की दिशा में और प्रशासनिक गतिविधियों को दुरुस्त करने को लेकर मंत्रिमंडल में फेरबदल कर चुकी है। इससे पहले 22 अगस्त 2019 को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भले ही मंत्रियों को काम करने का ज्यादा वक्त ना मिले, लेकिन चुनाव के वक्त सरकार को इसका लाभ मिल सकता है। अब चुनाव से पहले दूसरी बार कैबिनेट विस्तार के मायने समझिए। कैबिनेट विस्तार के जरिए मोर्चाबंदी। चुनाव से पहले बीजेपी जातियों की भागीदारी तय करने में जुटी है। वहीं क्षेत्रीय संतुलन बैठाकर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत बना लेना चाहती है, जबकि कैबिनेट विस्तार के जरिए नाराज ब्राह्मण वोटर्स को भी मनाने का दांव खेला गया है। सहयोगी दलों को साधना और केंद्र की नाराजगी दूर करना भी कैबिनेट विस्तार का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। वहीं विपक्ष योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार को प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश बता रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी को जनता नकार चुकी है। ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार करके जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को प्रदेश के युवाओं की चिंता नहीं है, सिर्फ अपने नेताओं को रोजगार देने की चिंता है।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि अब उनको जनता ने नकार दिया है, जमीन उनकी खिसक चुकी है, तो मंत्रिमंडल में विस्तार करके वो जाति समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दर्द झेला है, वो वोट के माध्यम से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी और 22 साइकिल की सरकार। मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को चिढ़ाने जैसा है। वादा था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां देंगे, लेकिन बीजेपी 4.5 साल में सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को रोजगार देती रही मंत्री बनाकर। जाति और धर्म के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों से जो विकास, रोजगार और अपराध नियंत्रण के वादे किए गए थे, उन वादों से कोई सरोकार नहीं। कैबिनेट विस्तार के बाद भले ही विपक्ष की सियासत तेज हो गई हो, लेकिन सीएम योगी ने कैबिनेट विस्तार से विपक्ष के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी कर दी है जिसकी काट विपक्ष के लिए खोजना शायद ही संभव हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार से कितना फायदा बीजेपी को होगा या कितना नुकसान विपक्ष को होगा, ये तो 2022 बताएगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है चर्चा। अगर इतना बड़ा फैसला लिया गया है, इतने बड़े बड़े फायदे या फिर इतने बड़े बड़े कारण बताए जा रहे हैं, तो चर्चा भी जरूरी है। नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे पहले हम आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। हमारे साथ दयानंद पांडे जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ नवीन दुबे जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप प्रसपा के। हमारे साथ अजय वर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ दो खास मेहमान और वर्चुअल जुड़े हुए हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इनके अलावा श्याम सुंदर सिंह पटेल अखिल भारतीय कुर्मी समाज के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका भी, स्वागत सभी का। और सबसे पहले अनिला सिंह जी, सवाल आपसे। सरकार आपकी, पार्टी आपकी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, सवाल लोगों के जहन में यही है कि जब 3 महीने बाद, करीब करीब 100 दिन बाद आचार संहिता लगने जा रही है, तो ऐसे में क्या जरूरत थी इस मंत्रिमंडल विस्तार की? इससे कितना फायदा होगा और क्या ये देर में लिया गया फैसला है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि किसी भी प्रदेश के मुखिया का ये प्रेरोगेटिव होता है कि कब वो अपने कैबिनेट का विस्तार करे और किस किस को रखे, किसको ना रखे। तो मेरे ख्याल से ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है कि उन्होंने अब तय किया कि उनके कैबिनेट को उनको विस्तार करना है और नए जो मंत्री बने हैं। पहली बात तो यह है कि पंजाब में भी आज हमने देखा कैबिनेट का विस्तार हुआ, तो सभी जो न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर्स हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको चाहे 4 महीने मिले, चाहे 6 महीने मिले, मैं तो कहती हूँ अगर सेवा के 2 क्षण भी होते हैं और वो 2 क्षणों में भी आप पूरी तरीके से समर्पित होकर देश की या लोगों की सेवा करते हैं, तो वो भी मैं कहूंगी एक सदी के बराबर होता है। मंत्रियों का काम क्या होगा? सरकार में काम देना या फिर संगठन को मजबूत करना या वोट बढ़ाना? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अद्वितीय कार्य किया है 4.5 वर्षों में, और एक ऐसा मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ होकर दिन और रात देखे बगैर केवल और केवल सेवा करी है उत्तर प्रदेश की जनता की, उनके उत्थान के विषय में सोचा है। तो ये जो नए मंत्री बने हुए हैं, बनेंगे तो बन चुके हैं, जो अभी इनको मंत्रालय मिलेगा, तो जो हमने काम किए हैं 4.5 वर्ष में वो और जो मंत्रालय इनको मिलता है वो, मेरे को लगता है कि दोनों चीजों को मिलाकर बिल्कुल लोगों की सेवा करें। जो भी समय मिला है इनके हाथ में है, दिखा दें कि वो क्या कर सकते हैं, जिससे कि 2022 में जब पुनः हमारी सरकार बनेगी तो ये फिर से कैबिनेट में इनकी जो जगह है सुनिश्चित हो। मनोज काका जी, देखना चाहेंगे कि नए मंत्री क्या करेंगे? इंतजार रहेगा? जिसे बस यही कहना चाहूंगा कि वेद में जिनका हवाला हाशिए पर, वो बेचारे आस्था विश्वास लेकर क्या करेंगे। अदम गोंडवी की एक लाइन है। तो जिन वर्ग को, जिस दलित पिछड़े वर्ग को आपने 4 साल में क्या दिया, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि उसको आपने सबसे ज्यादा सताया, उनका शोषण किया। संस्थान से लेके जब उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती आई तो उसमें आपने 22,000 दलितों और पिछड़ों के लोगों को आपने उनका हक, एक स्वजाति को इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया। अनिला बहन ने ठीक कहा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे क्रूर मुख्यमंत्री हैं जो मरते हुए लोगों के सवाल खड़े करने पर कहते हैं। क्रूर? मैं क्यों क्रूर कहूंगी भाई? काका जी क्या हो गया? अपने मुखिया के विषय में बोल रहे हो क्या आप? सुन तो लीजिए, अब तो सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुनने का
साहस रखिए, आप विनम्रता का थोड़ा परिचय दीजिए। एक ऐसे क्रूर मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, जब आप कोरोना से लोग मर रहे थे और आप जैसे लोग जब सवाल खड़े कर रहे थे तो कह रहे थे कि एनएसए लगा दिया जाएगा। इसी राजधानी लखनऊ में एक बेटी हॉस्पिटल के नीचे चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हमारे पापा की मौत हो गई ऑक्सीजन के अभाव में। ये सारी बातें, सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में। आप ये बताइए, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, आपत्ति है क्या समाजवादी पार्टी को? कोई दिक्कत है? समाजवादी पार्टी को नहीं, बल्कि पूरे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये अब जो समाज 90% जो वर्ग है, जिसके जातिगत जनगणना का सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया, वो इसलिए उठाया विवेक जी कि किसी भी समाज के सशक्तिकरण का प्रावधान बिना उनकी संख्या गिने और किन किन मानकों में वो फेल है। सामाजिक बात बताइए मनोज काका जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमान भी हैं। ये आप जो हर डिबेट में जातिगत जनगणना को जिक्र करते हैं, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे 2012 से 17 तक, सेंसेक्स तो हो गया था 2011 में, लेकिन अगर अपने स्तर पर ही वो कराना चाहते हैं, पता नहीं किस आधार पर कराएंगे, तो उस वक्त भी करा लेते। आप 5 साल में कितना जातिगत जनगणना आगे बढ़ गया होगा। उस समय कांग्रेस ने धोखा दिया, और आपका सवाल बिल्कुल उचित है। अब जब उत्तर प्रदेश में 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश, ठीक है, और उसी धोखेबाज कांग्रेस के साथ आपने मिलकर चुनाव लड़ लिया। पार्टी आप समाजवादी कांग्रेस के मिलकर प्रदेश में चुनाव लड़ लिया की और सारे लोगों की जातिगत जनगणना। ठीक है मनोज, लौट रहा हूं, बाकी बातें बाद में। अजय वर्मा जी, सवाल इस बात का है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार 2 जगह हुआ है। 2 जगह मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, एक बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश में और एक पंजाब में। अगर आपको यूपी का मंत्रिमंडल विस्तार से आपत्ति है, तो फिर पंजाब में क्यों हुआ? नहीं, मैंने तो विवेक जी बिल्कुल आपत्ति नहीं जताई, और मैंने तो बिल्कुल समर्थन किया कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मैंने तो जो क्वेश्चन उठाया इस चीज पे नहीं उठाया, और बधाई दी मैंने सारे मंत्रियों को। पंजाब ये मजबूरी है आपकी क्योंकि आप पर सवाल उठ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, सुन लीजिए ना, नहीं क्यों बताने चाह रहा हूँ। चर्चा हो रही है तो चर्चा पे परिचर्चा भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब आउटरीच मिला चारों तरफ से और फीडबैक आया, उत्तर प्रदेश में 6 इंजन की सरकार है इस वक्त देश की। अब आप 6 इंजन आप बताएं तो मैं बताऊं कैसे? आप ही बताइए, हमें तो 2 इंजन दिखते हैं। अब मैं 6 बता रहा हूं। देखिए, लोकसभा में बीजेपी का पूर्ण बहुमत, राज्यसभा में भी करीब करीब पहुंच ही गए हैं, विधानसभा में पूर्ण बहुमत, जिला पंचायत आपने देखा पूर्ण बहुमत किस तरह से लिया, जिला प्रमुख आपने किस तरह से देखा, और नगर निगम। और इनका छठा वाला है जो इंजन है, नहीं छठा जो है ना, वो ईडी, सीबीआई और तो विधान परिषद कैसे चूक गया? नहीं, अभी उसमें पूरे नहीं है ना, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। तो इतने इंजन की सरकार होने के बाद जब इनके पास ये फीडबैक आया कि आप लोग 2022 के चुनाव में ये सारी परिस्थितियां बदल रही हैं चारों तरफ से आने के बाद, तो ये फीडबैक तो आपका उत्तराखंड पर भी आया था, ये फीडबैक पंजाब के लिए भी आया, 5 स्टेट में आया। लेकिन यहाँ के आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि भाई जब हालात ऐसे हैं तो इसको बदल करा जाए। बदल करने के बाद इन्होंने फिर ओबीसी में एक भ्रम फैलाया, क्योंकि 54% के करीब ओबीसी है और 72% ओबीसी और शेड्यूल कास्ट है, बाकी जनरल और अदर से। 54% ओबीसी में जब इनका आया तो इन्होंने ओबीसी में केवल 2, 4, 5 जो हैं ओबीसी के चेहरे, उनको ही इन्होंने पहले भी 15 अभी जो भारत सरकार के बने थे उसमें और इसमें भी। अब देखिए, ओबीसी में और भी कई कौम है, कई भी 36 कौम आती है जिनको कहा जाए, लेकिन एक आपने कम से कम ये अच्छी बात है अजय वर्मा जी, आपने ये तो माना कि पंजाब में भी फीडबैक आपको गलत मिला था। नहीं, गलत से मतलब ऐसा कैसा मिला था कि आपको दिक्कत हो सकती है? नहीं, पंजाब, इसलिए आपने वहां पर मैं उसका भी बताऊंगा 1 मिनट बाद, क्योंकि चर्चा है। अभी मैं उत्तर प्रदेश को बता के बता रहा हूँ पंजाब का, कि जब यहाँ देखिए और भी कई काम है, लेकिन उत्तर देश में सरकार ने एक ज्वेलर्स और सुनार जो स्वर्णकार 4.23 के अनुपात में देश में वो 1420 जातियों में बटा हुआ है, और वो पूरे हिंदुस्तान के हर गली हर मोहल्ले में इसलिए मौजूद है कि जो लोग अंगूठी, चैन, कड़ा, जो जेवर आप पहनते हैं टाई पाई वाले, वो सुनार ही बनाते हैं। लेकिन आज तक सुनारों को कोई प्रतिनिधित्व, जबकि बीजेपी को एंटायर वोट पूरे सुनारों ने लोकसभा में भी विधानसभा में दिया, लेकिन इस वक्त वो इतना नाराज है, उसके ऊपर HUDI करके एक हॉलमार्क करें, अच्छी बात है, ईमानदारी से करें, लेकिन हॉलमार्किंग की छोटी छोटी चीजों पर लगा दिया। तब उनको फीडबैक मिला कि 36 कौम में 4 कौमों के अलावा 32 कौम नाराज, ब्राह्मण इनके पास नहीं, प्रबुद्ध सम्मेलन आपके पास, मुस्लिम्स का तो खैर ये वैसे भी नहीं था, अब भी नहीं है, किसान इनसे नाराज हो गया।
से आप जो मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र लेकर घूम रहे किसान, हर जुम्मे की नमाज के बाद, किसान इनके पास नाराज हो गया तो इनके पास वोट बैंक कौन सा बचा? बस इनकी टीम और इनके वो 6 इंजन सरकार। फाइनल कर रहा हूं केवल, तो इसलिए इन्होंने कहा ये विस्तार करिए, और विस्तार करके लोगों को मुद्दों से, महंगाई से, बेरोजगारी से और इससे बदलकर इस पे लाइए, ताकि प्रदेश की खुशहाली दूसरी तरह से दिख सके जनता के बीच। अब मैं पंजाब के बताऊं आपको, नहीं हटते, नहीं पंजाब पे लौट के, क्योंकि पंजाब इतना महत्वपूर्ण नहीं है आज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। पंजाब में तो जो हुआ वो जनता देख रही है। मैं श्याम सुंदर सिंह पटेल जी से बात करूंगा। आप अखिल भारतीय कुर्मी समाज के महासभा के प्रतिनिधित्व करते हैं। श्याम सुंदर जी, आज छत्रपाल गंगवार जी मंत्री बने तो कुर्मी समाज खुश हो गया, सपोर्ट करेगा आप सरकार को? जरूर, कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व तो बहुत अच्छा मिला है भारतीय जनता पार्टी में, और छत्रपाल जी को मंत्री बना करके बहुत अच्छा कार्य किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ओबीसी के अन्य जातियों को भी जो मंत्री बनाए हैं, ये बहुत ही अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री और मंत्रीगण सभी बधाई के पात्र हैं, और आने वाले समय में 2022 में अगर इसी तरह का समन्वय बना तो पुनः योगी सरकार जो है सरकार बनाएगी, सत्ता में आएगी। एक बात बताइए श्याम सुंदर जी, कुर्मी समाज नाराज था क्या छत्रपाल गंगवार जी के मंत्री बनने से पहले सरकार से? नहीं, नाराज तो नहीं था, लेकिन कुछ अपेक्षाएं जरूर थी कि कुर्मी समाज के काफी विधायक थे जिसमें से कुछ मंत्री बनने लायक थे, उन्हें मंत्री दूसरे विस्तार में बना देना चाहिए था, लेकिन नहीं बना पाए। छत्रपाल जी को देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने बना दिया। तो अब ऐसी कोई करीब 100 दिन में छत्रपाल गंगवार जी क्या करें तो कुर्मी समाज का उत्थान होगा, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? क्या करना चाहिए उनको? आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही। मैं पूछ रहा हूं कि 100 दिन बचे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम करेंगे, फिर आचार संहिता भी लगेगी, चुनाव नजदीक है। इन 100 दिनों में क्या करें छत्रपाल गंगवार जी कि कुर्मी समाज का उत्थान हो, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? कुर्मी समाज का ही नहीं, पूरे समाज का उत्तर प्रदेश सरकार विकास के कार्यों में हमेशा सबको लेके चली है और कार्य करती आई है। और जो ये मंत्री बना दिए, इससे और एक उत्साहवर्धन हुआ है और काम बढ़ेगा, विकास और अधिक होगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास, श्याम सुंदर जी, लौट रहा हूं आपके पास और हम चर्चा को जारी रखेंगे। इस बीच जितिन प्रसाद, कैबिनेट मंत्री, ब्राह्मण चेहरा जिन्हें माना जा रहा है, बड़ा चेहरा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो कथित तौर पर कहा जाता है कि ब्राह्मण नाराज हैं, तो इस चेहरे को मंत्री बना देने से वो नाराजगी दूर हो जाएगी। उन्होंने बात की है जी मीडिया से, सुनिए क्या कुछ कहा है। मनमोहन सरकार में मंत्री पद का भार संभालने वाले अब योगी सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री पद का भार संभालेंगे जितिन प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत लंबे समय से इस मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार सभी को था, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहेंगे? नहीं, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत गौरव और सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी और मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर बहुत जो विश्वास किया है और जिम्मेदारी दी है। मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और जो उद्देश्य है नेतृत्व का, जनता की सेवा और प्रयास ये रहे कि जहां उनके हितों की रक्षा की ज़रूरत हो, विकास के कार्य हों, जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है उसके लिए जीवन में परिवर्तन लाना, पूरी कोशिश और मेहनत और लगन से प्रयास करूंगा कि काम करूं। आपकी ज्वाइनिंग को बड़ा ही सियासी समीकरणों के हिसाब से देखा गया था कि ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत थी, तो ऐसे में आपकी ज्वाइनिंग कराई। अभी क्या उसी पटरी पर जाने वाले हैं आने वाले दिनों में कि वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रोजेक्ट करना चाहती है वैसे ही उसी तरह रैलियों में जाने? ये विश्लेषण मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि कौन से रोल में हम होंगे। मेरा प्रयास यही, मैंने कहा, जो नेतृत्व का निर्देश होगा और जो संदेश है प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस उद्देश्य से कार्य करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि सभी को साथ लेके चलें। जहां जो उत्तर प्रदेश में कार्य छूट गए हैं उनको आने वाले समय में पूरा किया जाए और आने वाले 5 साल में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, योगी जी के नेतृत्व है, इसके अनुरूप एक उत्तर प्रदेश में खास तौर से युवाओं के भविष्य को के सपनों को साकार करने का
जो लक्ष्य है उस पर पूर्ति की जाए। तो जितिन प्रसाद कह रहे हैं कि जो काम है वो पूरे किए जाएंगे। और अब हम चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। नवीन दुबे जी, प्रसपा के आप प्रवक्ता हैं और प्रसपा बात करती है ओबीसी खासतौर से ज्यादातर, है ना, और ओबीसी को आज बड़ा प्रतिनिधित्व मिला। इससे पहले जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें भी मिला। तो प्रसपा की जो राजनीति है वो बीजेपी हथिया रही है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी चीज, अब जब मात्र 90 और 100 दिन का समय सरकार के पास बचा है, 4.5 वर्ष का समय जो है इनका वो निकल चुका है। उस पीरियड में उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने क्या दिया है, क्या डिलीवर किया है, उसकी कॉपी जांचने का समय है। जनता जांच चुकी है कॉपी और उसके हिसाब से जनता ने मन बना लिया है, तय कर लिया है। दूरगामी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारकों को दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा अब इस तरीके के जो टोटके हैं, इनको मैं कहूंगा टोटका अपनाए जा रहे हैं। 100 दिन के अंदर सोचने वाली बात है कि 7 मंत्री यदि आप बना देंगे, ये कौन सा चमत्कार उत्तर प्रदेश में कर देंगे कि जो विकास की गंगा बह जाएगी। ये सब संविदा पर नियुक्त किए गए मंत्री आप कह सकते हैं। और उत्तर तो कोई भी नहीं होता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, 100 दिन का समय है, 150 दिन का समय है, हद से हद। आप उस पीरियड के लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज आप देखिए, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से एक ठीक ठाक कैबिनेट बनी हुई है इनकी, तमाम मंत्रीगण हैं 53। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं और उन मंत्रियों से कहना चाहता हूं, आप शपथ ग्रहण करते हैं, थोड़ी सी अंतरात्मा पर हाथ रख के कह दीजिए कि क्या आपको ये इजाजत है कि आप अपने क्षेत्र में जाके और खुल के अपने हिसाब से वहां पे काम कर सकें, योजनाएं डेवलप कर सकें, योजनाएं क्रियान्वित करा सकें? नहीं है हैसियत की। क्यों नहीं? वहां उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल सरकार अधिकारी चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जनप्रतिनिधियों का कोई मापदंड निर्धारित नहीं है। तो इवन विधायकों ने, मैं बोल रहा हूं सर, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को थानों में अपमानित किया गया है। ठीक है, कल तो ऐसे कांग्रेस के समर्थकों ने प्रतापगढ़ में बीजेपी के सांसद को पीटा है। अब उसे अपमानित करेंगे? नहीं, कहेंगे इस घटना को सुनते ही मैंने कल सबसे पहले ट्वीट किया, लोकतांत्रिक देश के अंदर हम जिस देश को अपना सांस्कृतिक देश कहते हैं कि संस्कृति हमारे देश की, सभ्यता हमारे देश की पहचान है, अनुशासन हमारे यहाँ पहचान है, जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये घटना वास्तव में जो भी लोग इसमें शामिल हैं, मैं उनकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। दयानंद पांडे जी, आपने पॉलिटिक्स को काफी देखा होगा, कई सालों से आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव भी देखे होंगे, मंत्रिमंडल विस्तार ये पहली बार तो बिल्कुल नहीं देखा होगा, हमने खुद नहीं देखा इतनी कम उम्र में, आप तो वरिष्ठ हैं। और अखिलेश सरकार में याद आता है कि 8-8 बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। और इसे आज ही की तारीख में याद कर लीजिए, 26 सितंबर 2016 को अखिलेश सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया था, यानी कि चुनाव से ऐसे ही इतने ही दिन पहले, और आज बीजेपी ने किया। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार से क्या बदल जाएगा बीजेपी के लिए? साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, लगने लगे हैं चेहरे तमाम कुछ अजीब से। तो राजनीति का एक पैटर्न है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और एक भय होता है जो राजनीति में हमेशा सत्ता को लगा रहता है। सच्चाई है कि चुनावी जमीन पर भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में है और यूपी में बहुत कंफर्ट मेजॉरिटी में वो आ रही है, लेकिन फिर भी किस भय से बाढ़ के सामने, वो कहते हैं ना कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं, तो उसी तरह ये बाढ़ की संभावना को रोकने के लिए अब बांध बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जब आप ऑलरेडी जीत की स्थिति में है तो इन सब चीज़ों से भयभीत होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जात ये एक ऐसा कोड है हमारी भारतीय राजनीति में, कुछ जातियों के जो सूबेदार लोग होते हैं, जो बार बार सर पार्टी में ही उठाते रहते हैं, उन वो कहीं विघ्न संतोषी न बन जाए। मुझे लगता है उनके ईगो मसाज के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। और सचमुच अगर मोदी का ये मंत्रिमंडल विस्तार होता तो अरविंद शर्मा इसमें होते। सचमुच अगर कोई मंत्रिमंडल जातियों में खींचना था तो मुझे लगता है शिवपाल सिंह यादव बहुत कोशिश कर रहे थे, वो भी यादव चेहरा होते। वो कहां से कोशिश कर रहे थे? वो कोशिश बहुत कर रहे थे, बैठे हुए हैं, वो तो अखिलेश यादव जी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं, वो दोनों तरफ चल रहे हैं। शिवपाल यादव की समस्या है कि दोनों तरफ हाथ मिला रहे हैं। उनको ऐसे थोड़े बड़ा बंगला दे दिया गया था, मतलब भाजपा ने उनको चारा फेंका था। अगर इनको ऐसा ही करना था तो जाटों को मिलाने के लिए राकेश टिकैत को मिलाया तो वो भी बन जाता बहुत आसानी से, बहुत तेजी से पलटी मारता। आपको लग रहा है कि राकेश टिकैत अब बीजेपी में आकर मंत्री बनने के लिए क्या बात कर रहा है? किस काम के लिए वो संघर्ष कर रहा है? क्यों इतनी गालियां सुन रहा हो? वो पलटू नाम से बड़ा पलटू है,
उसको आप किसके लिए लड़ रहा हो? इसी सत्ता के लिए लड़ रहा है? किसान के लिए। किसान के लिए ना सत्ता की पावर के लिए लड़ रहा है। कोई किसान के लिए, कोई मजदूर नहीं लड़ता, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लड़ती, भाजपा भी नहीं लड़ती। सवाल यह है कि सब पांडे जी, आपने एक बात कही, पावर गेम। आपने एक बात कही कि बीजेपी की जीत की इबारत भी आपको लग रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी आसानी से? बहुत आसानी से जीत रही है, जीत जाएगी नहीं जीत रही। तो जो अगर आपको लग रहा है वो बीजेपी को तो नहीं लग रहा होगा, इसलिए तो बीजेपी ने सारी कवायद की। तमाम जो छत्रप है ना, उनके ईगो मसाज ही लोग कहीं नाराज होकर कुछ नुकसान न करें, उनका ईगो मसाज है मंत्रिमंडल विस्तार। वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वर्मा जी, चूंकि ये चर्चा और परिचर्चा का था, आपने कहा था ना बहस फिर लंबी खिंच जाती है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा कहना पड़ेगा कि इस तरह से मंच पे बैठकर देश का जो 68-70 करोड़ किसान है, जो अन्नदाता है, जो अन्न उगाता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसका नेतृत्व कोई करता हो, अगर कहीं दयानंद जी कर रहे होते, अगर इनके बारे में कोई ऐसा कहता, तो कम से कम ऐसी चीजें हैं कि कोई आदमी लड़ रहा है, कर रहा है किसी चीज के लिए, तो वो उसके लिए अगर आप बिल्कुल ही एक तरफा कर दें, तो इससे आपकी मंशा जाहिर होती है कि आप जो है जो एनालिसिस कर रहे हैं वो आपका साफ सुथरा एनालिसिस नहीं है, एक नंबर। दूसरा नंबर, जीत और हार की इतनी सब कवायद, बम्पर मेजोरिटी, 6 इंजन के बाद भारतीय जनता पार्टी लास्ट क्षण में जाके मंत्रिमंडल विस्तार, और फिर आपने एक छोटा सा उदाहरण आपने बंगाल में भी देखा, क्या हाल थे वहां, 33 विधायक तोड़ के लाए गए, उससे ममता पार्टी से, 25 कांग्रेस से और 12 लिए गए थे कम्युनिस्ट से, तो 72 ये और 3 इनके थे, तो 75 जीते, 3 इनके बचे, 4 छोड़ के चले गए, 71, अब 71 भी जाने की तैयारी में। कांग्रेस का तो एक भी नहीं जीता, कांग्रेस ऐसी स्टेज वहां कम से कम इनके पास क्या है? आप अपना भौकाल, आप अपना सिस्टम, आप अपना चेहरा, आप अपना सारा सिस्टम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता ये भी तो पूछ रही है कि महंगाई का उच्चतम स्तर, बेरोजगारी का बात होगी, ब्रेक के बाद लौटेंगे, ब्रेक के बाद ब्रेक पर जाना मुझे। पार्टियां सिर्फ सलाह देने के लिए, ठीक है, बाकी पूरी जमीन। अब हम चर्चा कर रहे हैं, आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इस विस्तार के मायने क्या है, इससे कितना फायदा, कितना नुकसान, विपक्ष कितना तैयार, इन्हीं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अब कांग्रेस से सैफ अली खान जुड़ गए हैं स्टूडियो से, बहुत स्वागत आपका सैफ अली खान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिला सिंह जी, सवाल मेरा आपसे, ये सारी कवायदें जो आपने अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं की सुनी, कि क्या आप आरोप लग रहे हैं सरकार पर, सरकार ने नहीं किया किसी भी वर्ग के लिए, अब 4.5 साल गुजर गए तो अब आखिर में आपने उस वर्ग के लिए, उस समाज के लिए उसका नेतृत्व दे दिया, तो ये बताता नहीं है, जनता इसको समझती नहीं है कि आप जब मौका पूरा दिया था वो निकल गया, अब आखिर में आप मौका दे रहे हैं, तो इससे बड़ा इंपैक्ट तो पड़ेगा नहीं? देखिए, जो वोटर है, किसी भी प्रदेश का वोटर हो, उसको बहुत ज्यादा इस चीज से मतलब नहीं होता है कि किसको मंत्री बनाया जा रहा है, किसको नहीं बनाया जा रहा है। एक मैसेज जरूर जाता है और ये सत्यता है, कोई चाहे कितना भी नकार ले, इस देश की सत्यता ये है कि यहाँ जातियां हैं, और पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी धर्म के आधार पर राजनीति होती है। मेरे देश में जाति और धर्म दोनों के ऊपर राजनीति होती है। अगर हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित से अगर कोई प्रतिनिधित्व करवाते हैं कैबिनेट में, तो ये तो बहुत अच्छी बात तो है। यही है नया भारत? नहीं, नया भारत तो देखिए बिल्कुल बढ़ रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। अभी भी हमारे प्रधानमंत्री, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ 10 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि मैं आपकी बात, आप ही से सवाल कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि नए भारत में हम नई सोच की बात कर रहे हैं, बुलंद इरादों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर राजनीतिक का बैकग्राउंड अभी भी जातिगत आधार पर रहेगा तो फिर नया भारत बनने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, राजनीतिक का बैकग्राउंड जाति पर है कि नहीं है, वो तो सिद्ध कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 2014 में लोगों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर वोट किया, 17 में किया, 19 में किया और 22 में भी करेंगे। मैं यही बात अपनी कहना चाह रही थी कि देखिए, व्यक्ति किसी भी धर्म और जाति से आए, परंतु अगर वो लोगों के लिए काम कर रहा है तो वो शायद जाति और धर्म मायने नहीं रखती। अब आप कहेंगे कि फिर क्यों ये दलित, महादलित, ओबीसी, ऐसे प्रतिनिधित्व क्यों? ब्राह्मण तो चलिए अगड़ी उसमें आ गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई, अगर आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, जरूरत तो अगड़ों को भी है ना। मैं बात कर लूं जरा सा पूरी। तो ऐसे लोग अगर कैबिनेट में आते हैं या नौकरी में, जैसे आरक्षण है, आते हैं, लोग कहते हैं कि आरक्षण क्यों, बहुत सारे लोग ये बात तो उठाते हैं, भाई क्यों नहीं हो, मौका बिल्कुल मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। और जब वो किसी पद पर बैठते हैं और खासतौर से मंत्री पद पर बैठते हैं, तो पूरे समाज के लिए एक आइकन बनते हैं, एम्बेसडर बनते हैं और लोग इंस्पायर करते हैं उनको देखकर।
तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भी मैसेज होता है कि आप ऐसे समाज से लोगों का प्रतिनिधित्व कराएं कि जो वाकई में बहुत पिछड़े हुए हैं। उसका ख्याल जो भारतीय जनता पार्टी जरूर रखती है। यादव जी की पार्टी की तरह नहीं है। यादव जी की पार्टी में केवल यादवों की तो वाहवाही हो जाती है, बाकी पिछड़े कहाँ हैं, दलित कहाँ हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है सैफ अली खान जी, मैं आऊंगा आपके पास। जो नए मंत्री बने धर्मवीर प्रजापति जी, उनसे जी मीडिया ने खास बातचीत की है, मयूर ने, वो बातचीत को हम सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे रखेंगे। आगरा के एमएलसी धर्मवीर प्रजापति जी मंत्री पद की शपथ लेके बाहर निकले हैं आज। सर, बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है, मंत्री बना दिया गया है, आगे किस तरीके से दायित्व को निभाने वाले हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं आपको? जिम्मेदारी हम आज से नहीं, आज तो केवल पेपरों में लिखित में है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जब से पार्टी में जुड़ता है या जहां जैसी जिम्मेदारी मिलती है तब से पार्टी का लगातार निरंतर अनवरत कार्य करता है। और हम लोग आज से नहीं, हम लोग तो बहुत पहले से लगातार अनवरत कार्य करते रहते हैं। पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही है। कोरोना काल में जब सारी पार्टियां कहीं नहीं थी, दिखाई दे रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सेवा के काम में लगा था। तो हमारा काम, पार्टी का काम हमेशा निरंतर चलता रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि आज कोई बड़ी। समय तो बहुत कम रह गया है उत्तर प्रदेश चुनाव में, अब 2 से 3 महीना रह गया है। किस तरीके से अब वोट बैंक को साधने की कोशिश रहेगी, कितना काम कर पाएंगे अभी आप? कहीं ना कहीं देर तो नहीं होगी ऐसा आपको लगता है? ये आपको महसूस हो रहा होगा कि देर हो गई है। पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का संगठन निरंतर कोरोना काल में भी हम लोग काम करते रहे, कभी बैठे नहीं हम लोग। आज लग रहा है कि मान लो देर हो गई है, देर नहीं, हम लोग काम में पहले से लगे हैं। आज भी हमारी विस्तार हुआ है शाम को, लेकिन 3 घंटे लगातार हमारी ओबीसी मोर्चा की, एससी मोर्चा की 3 घंटे बैठक चली है। 3 महीने का आज कार्य फाइनल हुआ है सब लोगों का। तो पार्टी निरंतर काम करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल है मेरा, विपक्ष सर ये कहता है कि भाजपा ये कहती है कि हम धर्म और जात की राजनीति नहीं करते, लेकिन अभी जातीय समीकरण साधने में भाजपा लगी है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो बात कह रहा है वो अभी तो सही साबित होती दिखती है सर, ऐसा? हाँ, इसमें धर्म और वो कहाँ से आ गया? इसमें जाति धर्म कहाँ आ गया? धर्म इसमें सभी वर्गों का समायोजन, सबका साथ सबका विश्वास, तो सभी वर्गों का समायोजन, ये तो अच्छी बात है। सबको मौका मिलना चाहिए, सभी पार्टी के लिए काम करते हैं तो सबका मौका मिलना चाहिए, और सबको मौका दिया पार्टी ने। तो धर्मवीर प्रजापति जी बता रहे हैं कि सबका साथ है, सबका विकास है और उसी आधार पर काम भी हो रहा है। आज जिम्मेदारी मिली लेकिन काम तो बहुत पहले से जारी था। सैफ अली खान जी, तो सवाल इस बात का कि ये देश जो धर्मनिरपेक्ष है, जो जात पात को लेकर इतना संवैधानिक तो ये अधिकार है कि सब बराबर हैं, आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां जात पात के भंवर जाल से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और कांग्रेस भी उसी में शामिल है? नहीं, देखिए, एक अच्छा प्रत्याशी उतारने एक अलग बात है, और धर्म के नाम के ऊपर जो है अब ये सब चीजें जो है अभी अनिला जी और मंत्री साहब जो हैं, जो अभी नियुक्त हुए हैं, उन्हीं में ही आप जो है कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं कि मंच के ऊपर ये कहा जाता है कि हम जो है जातियां देख के और ये सब चीजें होती हैं, और वहां पे ये कहते हैं मंत्री साहब जो है कि सबका साथ सबका विकास, जो इनका स्लोगन है। अब बात यह है कि जो रिलीजन के ऊपर बात करने वाले लोग हैं, उस पर हमारे देश के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और इस वक्त हो क्या रहा है। हमारा देश रिलीजन रिस्ट्रिक्शन में 4थे रैंक के ऊपर है, वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर। उत्तर प्रदेश में और केंद्र में 2017 में जब योगी जी ने ये जिम्मेदारी संभाली, 60 कम्युनल वॉयलेंसेस रिकॉर्ड हो चुके थे। यह है देश के रिलीजन रिस्ट्रिक्शन का हाल। माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट का खुद ये कहता है, डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट्स, आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर पे एक्शन नहीं उठाया गया है। यह रिलीजन रिस्ट्रिक्शन का हाल है। 73% जो है वो रिलीजन रिस्ट्रिक्शन के ऊपर फर्क पड़ा है भारतीय जनता पार्टी का आने का। और ये लोग अगर ये रिलीजन या फिर आपका जो है कास्ट को लेके वो बात करते हैं तो बड़ा अजीब सी बात है। आज मौजूदा एग्जांपल जो है कैबिनेट में वो नजर आया ही हमें। हर अलग अलग टाइप के जो है अपने सब तरीके के जो है अपने आजमाइश करने की पूरी कोशिश है, मगर वो फायदा नहीं। आजमाइश कांग्रेस भी कम थोड़ा ना कर रही है। नहीं साहब, मैं 2 दिन पहले मैं मौका चाहूंगा अपनी बात पूरी, मैं अपने मौका चाहूंगा अपनी बात उस पर बात करूंगा, क्योंकि आप भी पीछे नहीं है इसमें।
नहीं देखिए, हर पार्टी अपनी जो है एक मजबूत वो चेहरे जो उतारती है, कोशिशें करती है, वही भारतीय जनता पार्टी का हाल है। मगर सच्चाई जो है वो ये है, अगर उत्तर प्रदेश का, बंगाल से, आपने तमिल से जो एग्जाम्पल अभी जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी देखती आ रही है, जो ये कॉन्फिडेंस है, जो ये कोशिशें हैं, ये नाकामयाब ही रहेंगी, क्योंकि कंप्लीट फेलियर उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से जो है 23.5% बढ़ गया हमारे देश, उत्तर प्रदेश की अगर स्पेसिफिकली बात करें, बाकी केंद्र का तो बहुत ही सवाल का जवाब अनिला जी ही देंगी, लेकिन उनसे पहले अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, उनसे भी हम बात करते हैं, फिर दोनों सवालों का जवाब अनिला जी आपको देना है। अनुराग भदौरिया जी, स्वागत आपका। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास पूरी तरह से हो गया है कि अब उसकी सरकार नहीं आने वाली है। जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया उनकी सरकार नहीं आने वाली है, तो वो हाथ पैर मार रहे हैं। सर, मानने से कोई फायदा नहीं है, जनता ने तय कर लिया है। देखिए, हमें उनमें फर्क इतना है, हम उत्तर प्रदेश को संस्कारिक और उत्तर प्रदेश को प्रदेश बनाना, भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है। अभी जनता को अपने सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश तो चाहिए नहीं, उन्हें संस्कृति को संस्कारिक उत्तर प्रदेश चाहिए, जो समाजवादी पार्टी की परिकल्पना है, जिसपे हमने कल्पना की हुई है और हमने करके दिखाया है। अब ये चूंकि इनके पास गिनाए को है नहीं, बताएं तो क्या बताएं, तो ये कहते एक तरफ है, अभी इनके बीजेपी प्रवक्ता कहेंगे कि हम जातियों की राजनीति नहीं करते, लेकिन जातियों को साधने के लिए ये। अनुराग भदौरिया जी, कहीं पर रुक जाइए ना, अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रोकिए, आपका फ्रेम सही नहीं आ रहा है, आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही है, और मैं लौट के आऊंगा आपके पास आपके इस सवाल का जवाब। अनिला जी, आरव पांडे जी, बस उनके बाद तुरंत। देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में एक छोटा दल है। अब छोटा का भी मेरे को लगता है कि एक नैनो साइज रहने वाला है, जिस प्रकार से हालात कांग्रेस पार्टी के चल रहे हैं। और ये है कि दूसरों को नसीहत देने में कांग्रेस बहुत, अब बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। चर्चा हो रही है, डिबेट नहीं हो रही, चर्चा हो रही है, तो जरा आप बोल रहे थे, मैंने बोला नहीं। और यहाँ पर जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु ने कहा कि यहाँ पे जो है रिलीजियस इंटॉलरेंस है भारतवर्ष के बारे में बोले, तो जरा जाकर देखें ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जरा जाकर देखें ना अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वहां इनको रिलीजियस इंटॉलरेंस नजर नहीं आती है। मेरे भारत में हिंदू जो मेजॉरिटी में रहता है, हिंदू को गाली देकर, नीचा दिखाकर ये, और जब हिंदू बोलता है कि भाई ये गलत नहीं है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इनके लिए वो रिलीजियस इंटॉलरेंस हो जाती है। ये चीज जो है बिल्कुल बंद होनी चाहिए कि आप जो है प्लकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस का लेकर, विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं, वैसे यहाँ आकर बोलते हैं, वैसे यहाँ आकर दूंगा आपको, बिल्कुल मौका दूंगा सैफ अली खान जी, बिल्कुल वैसे यहाँ आकर बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब मुसलमानों का वोट लिया जाता है तो क्यों नहीं हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ना तो समाजवादी पार्टी इसका उत्तर देती है, ना ही कांग्रेस देती है, ना ही बसपा देती है। सवाल उनका जायज है, ना ही बीजेपी देती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से तो वो पूछते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से देखिए, ऐसा है कि मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पे नाज है, मुझे अपनी हिंदू संस्कृति पे बहुत नाज है, लेकिन सबका साथ सबका विकास जब बोलती हूं, इसलिए बोलती हूं कि अगर मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा कार्य किसी दल ने किया है, राजनीतिक दल ने किया है, वो बीजेपी ने किया। चुनौती देती हूँ, इसी के बाद से हम चर्चा को उठाएंगे आगे। अगर सबका साथ सबका विकास काम किया, बीजेपी कहती है कि सबसे ज्यादा काम मुसलमानों के लिए बीजेपी सरकार में किया है, तो फिर वो भरोसा मुसलमानों में क्यों नहीं नजर आता है, या फिर मुसलमानों के जो नेता है वो ये भरोसा पैदा नहीं होने देते। आज चर्चा इसी पर भी रखेंगे जारी। छोटा सा, आज योगी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है और इस मंत्रिमंडल विस्तार से क्या 2022 में क्या कुछ बदलने वाला है, लंबी चर्चा हुई है और अब चर्चा के हम आखिरी राउंड में है। सैफ अली खान जी, आप अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, जल्दी से 20-20 सेकंड में। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं ये कहूंगा कि मंच पे कुछ और बोला जाता है, होता ग्राउंड स्तर के ऊपर बिल्कुल अलग है। और सरकारी आंकड़े जो है मैं अगर बताऊंगा तो मैडम जो है वो यकीन तो करेंगे नहीं। एनसीआर भी कहता है कम्युनल वायलेंसेस बढ़ चुके हैं 41%, उसके ऊपर जवाब नहीं होगा। मगर खैर जो है रिलीजन और कास्ट के ऊपर जब तक ये नहीं करेंगे तो जब तक जो है वोट कैसे पड़ेंगे। खासकर हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। हमारे देश में राज करने वाले जो हैं उनकी कोशिशें यही रहती हैं कि कैसे लोगों को अलग किया जाए। आप ब्रिटिशर्स की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, वो हमारे देश में कैसे राज करके गए थे। डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी थी। तो जब तक ये इस्तेमाल नहीं होगी
जब तक जो है वो राज्य खत्म हो जाएगा। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की बात करने वाले आज देश में जो हालात हैं या देश में जो ये सब किया हुआ है कास्ट एंड रिलीजन को लेके स्पेसिफाई, तो भारतीय जनता पार्टी तो वो मेजर एग्जाम्पल है, वो जो किसी भी धार्मिक उसके ऊपर, और सिर्फ आप मुस्लिम्स की ही नहीं बात कर रहे थे, मैं जानकारी देना चाहूंगा। माइक पॉम्पे ने अपनी जो है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट सामने रखी है, आप उसमें देखिए ना, SHI इंडेक्स देखिए, आप जो है NCRB की रिपोर्ट देख लीजिए, आप हर तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सरकार विफल रही है हर तरीके से। इन टर्म्स ऑफ माइनस GDP की कंट्रीब्यूशन है इस वक्त 40% है, बेरोजगारी जो है इस वक्त आप ये समझिए 23.24% बेरोजगारी है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद जो है वो 23.5% यानी 11% बेरोजगारी बढ़ चुकी है। महिलाओं का रेप का आंकड़ा 11 से 12 रेप एक दिन में जो है रजिस्टर हो रहे हैं। भूखमरी की दर जो है हमारे जो है देश की बढ़ती जा रही है। आंकड़े बढ़ते हैं, कम होते हैं, जिसके राज में वाहवाही लूटता लेकिन खत्म कोई नहीं कर रहा है। दयाशंकर पांडे जी, दयानंद पांडे जी, माफ कीजिएगा आपका नाम गलत लिया मैंने। आंकड़े खत्म कब होंगे और ये व्यवस्था कब खत्म होगी? ये आंकड़े कभी नहीं खत्म होंगे, ये व्यवस्था भी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सारी पार्टियां विचारधारा विहीन हो गई हैं। और योगी और मोदी कैसी बात कर रहे हैं कि ये दो सबसे बड़ी कामयाबी है कि विपक्ष को विचारधारा विहीन ही नहीं बना दिया, मुद्दा विहीन बना दिया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, एक मुद्दा नहीं है जिसको लेके सरकार पे कस के प्रहार कर सके, जैसे अन्ना आंदोलन ने किया, जैसे JP आंदोलन। बेरोजगारी सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, मुझे खत्म कर लीजिए। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन भी आज तक इनका प्रहार नहीं कर पाया, लाल किले पे जाके हिंसा करके नष्ट हो गया, और तमाम सारी गड़बड़ियां। प्रहार कैसा करेगा? चुनाव परिणाम आएगा तभी तो कांग्रेस का टूल है किसान आंदोलन। आपके 600 किसान मर चुके हैं, सही कहा इन्होंने, नष्ट हो चुके हैं, बिल्कुल सच्चाई की बात बताइए। 600 किसान मर चुका है। ये बहस नहीं, मुद्दा विहीन है, ये पूरा विपक्ष मुद्दा विहीन है, विचारधारा विहीन है। नहीं, मुद्दे की कमी तो नहीं है ना पांडे जी, मुद्दे तो बहुत सारे, महंगाई मुद्दा है जिस पर लेकर प्रहार कर सके, पेट्रोल डीजल मुद्दा है, जैसे अन्ना आंदोलन का प्रहार था, जैसे JP आंदोलन का। ठीक है, इतने साल की सरकार हो गई, दुनिया भर की बातें करते हैं, धर्म जात की बात कर रहे हैं, कोई एक आर्थिक भ्रष्टाचार निकाले ना, ये कोई एक और भ्रष्टाचार कुछ और निकाले, रैकेट निकाले, नहीं निकाल पाए। पांडे जी और देखिए जैसे चोरी हुआ था, जैसे कोयला हुआ था, जैसे कुछ नहीं, राफेल के नाम पर भी फ्लॉप हो गए। और एक अरे देने से क्या होता, आप देखिए क्या करें। ठीक है पांडे जी, अलग जा चुकी है, चुनाव अलग जा चुके हैं। 4.5 वर्ष का समय जो है इनका वो निकल चुका है। उस पीरियड में उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने क्या दिया है, क्या डिलीवर किया है, उसकी कॉपी जांचने का समय है। जनता जांच चुकी है कॉपी, और उसके हिसाब से जनता ने मन बना लिया है, तय कर लिया है। दूरगामी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारकों को दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा अब इस तरीके के जो टोटके हैं, इनको मैं कहूंगा टोटका अपनाए जा रहे हैं। 100 दिन के अंदर सोचने वाली बात है कि 7 मंत्री यदि आप बना देंगे, ये कौन सा चमत्कार उत्तर प्रदेश में कर देंगे कि जो विकास की गंगा बह जाएगी। ये सब संविदा पर नियुक्त किए गए मंत्री आप कह सकते हैं, और परमानेंट तो कोई भी नहीं होता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, 100 दिन का समय है, 150 दिन का समय है, हद से हद। आप उस पीरियड के लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज आप देखिए, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से एक ठीक ठाक कैबिनेट बनी हुई है इनकी, तमाम मंत्रीगण हैं 53। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, और उन मंत्रियों से कहना चाहता हूं, आप शपथ ग्रहण करते हैं, थोड़ी सी अंतरात्मा पर हाथ रख के कह दीजिए कि क्या आपको ये इजाजत है कि आप अपने क्षेत्र में जाके और खुल के अपने हिसाब से वहां पे काम कर सकें, योजनाएं डेवलप कर सकें, योजनाएं क्रियान्वित करा सकें? नहीं है हैसियत की। वहां उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल सरकार अधिकारी चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जनप्रतिनिधियों का कोई मापदंड निर्धारित नहीं है। विधायकों ने, मैं बोल रहा हूं सर, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को थानों में अपमानित किया गया है। ठीक है, कल तो ऐसे कांग्रेस के समर्थकों ने प्रतापगढ़ में बीजेपी के सांसद को पीटा है, अब उसे अपमानित करेंगे? नहीं, कहेंगे गुंडागर्दी इस घटना को सुनते ही मैंने कल सबसे पहले ट्वीट किया, लोकतांत्रिक देश के अंदर हम जिस देश को अपना सांस्कृतिक देश कहते हैं कि संस्कृति हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की पहचान है, अनुशासन हमारे यहाँ पहचान है, जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये घटना वास्तव में जो भी लोग इसमें शामिल है, मैं उनकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। दयानंद पांडे जी, आपने पॉलिटिक्स को काफी देखा होगा, कई सालों से आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव भी देखे होंगे, मंत्रिमंडल विस्तार ये पहली बार तो बिल्कुल नहीं देखा होगा, हमने खुद नहीं देखा इतनी कम उम्र में, आप तो वरिष्ठ हैं।
और अखिलेश सरकार में याद आता है कि 8-8 बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, और इसे आज ही की तारीख में याद कर लीजिए, 26 सितंबर 2016 को अखिलेश सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया था, यानी कि चुनाव से ऐसे ही इतने ही दिन पहले, और आज बीजेपी ने किया। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार से क्या बदल जाएगा बीजेपी के लिए? साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, लगने लगे हैं चेहरे तमाम कुछ अजीब से। तो राजनीति का एक पैटर्न है, उसको कोई बदल नहीं सकता, और एक भय होता है जो राजनीति में हमेशा सत्ता को लगा रहता है। सच्चाई है कि चुनावी जमीन पर भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में है और यूपी में बहुत कंफर्ट मेजॉरिटी में वो आ रही है, लेकिन फिर भी किस भय से बाढ़ के सामने, वो कहते हैं ना कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं, तो उसी तरह ये बाढ़ की संभावना को रोकने के लिए अब बांध बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जब आप ऑलरेडी जीत की स्थिति में है तो इन सब चीज़ों से भयभीत होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जाति एक ऐसा कोड है हमारी भारतीय राजनीति में, कुछ जातियों के जो सूबेदार लोग होते हैं, जो बार बार सर पार्टी में ही उठाते रहते हैं, वो कहीं विघ्न संतोषी न बन जाए। मुझे लगता है उनके ईगो मसाज के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। और सचमुच अगर मोदी का ये मंत्रिमंडल विस्तार होता तो अरविंद शर्मा इसमें होते। सचमुच अगर कोई मंत्रिमंडल जातियों में खींचना था तो मुझे लगता है शिवपाल सिंह यादव बहुत कोशिश कर रहे थे, वो भी यादव चेहरा होते। वो कहाँ से कोशिश कर रहे थे? वो कोशिश बहुत कर रहे थे, बैठे हुए हैं। वो तो अखिलेश यादव जी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं, वो दोनों तरफ चल रहे हैं। शिवपाल यादव की समस्या है कि दोनों तरफ हाथ मिला रहे हैं। उनको इसे थोड़े बड़ा बंगला दे दिया गया था, मतलब भाजपा ने उनको चारा फेंका था। अगर इनको ऐसा ही करना था तो जाटों को मिलाने के लिए राकेश टिकैत को मिलाना तो वो भी बन जाता बहुत आसानी से, बहुत तेजी से पलटी मारता। आपको लग रहा है कि राकेश टिकैत अब बीजेपी में आकर मंत्री बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? किस काम के लिए वो इतना संघर्ष कर रहा है? क्यों इतनी गालियां सुन रहा हो? वो पलटू राम से बड़ा पलटू है, उसको आप किस लिए लड़ रहा हो? इसी सत्ता के लिए, किसान के लिए, किसान के लिए ना सत्ता के पावर के लिए लड़ रहा। कोई किसान उसान के लिए, कोई मजदूर उद्योग नहीं लड़ता, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लड़ती, भाजपा भी नहीं लड़ती। सवाल यह है कि सब पांडे जी, आपने एक बात कही, पावर गेम। आपने एक बात कही कि बीजेपी की जीत की इबारत भी आपको लग रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी आसानी से? बहुत आसानी से जीत रही है, जीत जाएगी नहीं जीत रही। तो जो अगर आपको लग रहा है वो बीजेपी को तो नहीं लग रहा होगा, इसलिए तो बीजेपी ने सारी कवायद की। तमाम जो छत्रप है ना, उनके ईगो मसाज ही लोग कहीं नाराज होकर कुछ नुकसान न करें, उनका ईगो मसाज है मंत्रिमंडल विस्तार। वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वर्मा जी, चूंकि ये चर्चा और परिचर्चा का था, आपने कहा था ना बहस पे लंबी खिंच जाती है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा कहना पड़ेगा कि इस तरह से मंच पे बैठकर देश का जो 68-70 करोड़ किसान है, जो अन्नदाता है, जो अन्न उगाता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसका नेतृत्व कोई करता हो, अगर कहीं दयानंद जी कर रहे होते, अगर इनके बारे में कोई ऐसा कहता, तो कम से कम ऐसी चीजें हैं कि कोई आदमी लड़ रहा है, कर रहा है किसी चीज के लिए, तो वो उसके लिए अगर आप बिल्कुल ही एक तरफा कर दें तो इससे आपकी मंशा जाहिर होती है कि आप जो है जो एनालिसिस कर रहे हैं वो आपका साफ सुथरा एनालिसिस नहीं है, एक नंबर। दूसरा नंबर, जीत और हार की इतनी सब कवायद, बम्पर मेजोरिटी 6 इंजन के बाद भारतीय जनता पार्टी लास्ट क्षण में जाके मंत्रिमंडल विस्तार, और फिर आपने एक छोटा सा उदाहरण आपने बंगाल में भी देखा, क्या हाल थे वहां, 33 विधायक तोड़ के लाए गए उससे ममता पार्टी से, 25 कांग्रेस से और 12 लिए गए थे कम्युनिस्ट से, तो 72 ये और 3 इनके थे, तो 75 जीते, 3 इनके बचे, 4 छोड़ के चले गए 71, अब 71 भी जाने की तैयारी में। कांग्रेस का तो एक भी नहीं जीता, कांग्रेस ऐसी स्टेज वहां कम से कम इनके पास क्या है? आप अपना भौकाल, आप अपना सिस्टम, आप अपना चेहरा, आप अपना सारा सिस्टम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता ये भी तो पूछ रही है कि महंगाई का उच्चतम स्तर, बेरोजगारी का ब्रेक के बाद लौटेंगे।